तो मेरी तरह का कोई बंदा जो है वो पहली दफ़ा जो है वो गाड़ी ले रहा हो तो उसके लिए क्या आप समझते हैं इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि खुसूसी टीम क्या आप उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे, किन बातों का ख्याल रखें? चाइनीज गाड़ियों की रीसेल के हवाले से भी थोड़ा सा कंसर्न है लोगों को। चाइनीज गाड़ियां बहुत शौक से लोग खरीद लेते हैं, नई गाड़ियां खरीद लेते हैं, उनके फीचर्स देख के, उनकी खूबसूरती देख के, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी देख के, लेकिन आफ्टर सेल उनको प्रॉब्लम है, रीसेल में इशू है उनके। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से ये भी एक बड़ा हर दूसरे बंदे का कंसर्निंग जो है वो क्वेश्चन है कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में जो है वो फ्रॉड के तरीकों से किस तरह से बचा जाए और जो आम लोग हैं वो किस तरह से महफूज रह सकते हैं, यानी मेरे जैसा कोई बंदा हो जिसको जो है वो ज्यादा हाव ना हो वो किस तरह से महफूज रखे या कौन सा वे इस्तेमाल करे गाड़ी लेने के लिए। और फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है, शक नहीं है। आप भी मार्केट में बैठे हैं, आप अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दानियल भाई, टू बी ऑनेस्टली बताऊं, फ्रॉड पाकिस्तान में एक ऐसा या दुनिया में एक ऐसा क्राइम है जिसमें करने वाला और करवाने वाला दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, वो कौन सा लम्हा था फिर मुलाजमत से एक ब्रांड की शक्ल में आ जाना, ये इसको आप किस तरह से हमें बस बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और नुक्ता पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं उनका सारा तारुफ कराने से पहले अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, और वो शेर मैं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत पे पूरा उतरता है। शेर इस तरह से है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो सीईओ हैं आईजी मोटर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली इमरान साहब। आप जो है वो एक मुनासिब तालीम आपने जो है वो हासिल की और उसके साथ जो है वो मुलाजमत का एक सफ़र शुरू किया और 20 साल की अनथक मेहनत के बाद आप पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री में एक कामयाब ब्रांड की क़यादत कर रहे हैं अब। और हम आज इनसे जो है वो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें शुरू करने वाले हैं, इनकी कहानी, इनकी कामयाबी के बारे में, और गाड़ियों का जो है वो हमारे पाकिस्तान में ख़ुसूसन बड़े फ्रॉड्स हो रहे हैं तो उनसे कैसे बचा जाए। गाड़ियां डिमांड किस तरह आजकल गाड़ियों की बढ़ रही है, कम हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, बहुत सारी बातें जो है आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हुजूर अल्लाह, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दानियल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया अपना, अब आप माशाल्लाह से एक ब्रांड को जो है वो लेके चल रहे हैं, आपका एक एक मिनट जो है वो कीमती है, उसमें से आपने मुझे खुसूसी टाइम दिया, हम उसके मशकूर हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया स्पेशली, और बड़ा अच्छा लगता है जैसे इस तरह इनकरेज किया जाए, बुलाया जाए, सुनी जाए स्टोरीज, तो यंग जनरेशन के लिए भी मोटिवेशंस हैं। जिस तरह हम जवानी में थे और आजकल बहुत सारे बच्चे देखते हैं फील्ड चॉइस करने में या अपना जो करियर बनाने के लिए उनको काफी क्वेश्चन है माइंड में, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऑर्गेनिक किस्म का हमारा सारा करियर है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आप भी करियर की बात कर रहे थे और मेरा सारा जो है वो पहला सवाल भी यही है कि आपने जो मुलाजमत का आगाज किया वो कौन सा लम्हा था फिर मुलाजमत से एक ब्रांड की शक्ल में आ जाना, ये इसको आप किस तरह से हमें बस बताना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे? दानियल भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है और अक्सर मैं भी कभी इससे पहले पॉडकास्ट में देखा करता था, जितने भी मशहूर लोग हैं, जितने कामयाब लोग अपनी स्टोरी सुनाते थे, सेम ऐसी ही स्टोरी है। एक सेल्फ मेड, एक बिल्कुल आम किस्म का लड़का जिसके पास कोई तालीम नहीं थी और बस एक जुनून था। वो जुनून यहाँ तक ले आया। शुरू हुआ मेरा सफ़र साहिवाल से। साहिवाल का एक शोरूम था नौबहार मोटर्स। अच्छा। और ये 2001-2 की बात है और उस टाइम मेरी वहाँ पे जॉब थी। मेरा ताल्लुक जो बेसिकली वारीवाला शहर से है और वारीवाला शहर में जॉब के कोई इतने मौके नहीं थे, छोटा था, तो मुझे जॉब के लिए साहिवाल जाना पड़ा। तो पर मंथ मेरी जो सैलरी थी वो 3000 थी और मेरी जॉब थी वहाँ पे जैसे गाड़ियों पे बाई लड़के शड़के गाड़ियाँ साफ करवाते हैं, सेट करवाते हैं, एक मैनेजर किस्म की। तो बस मैं कुछ 2 साल वहाँ जॉब करता रहा, पर उससे फिर आगे से आगे लाहौर आया, लाहौर जॉब शुरू कर दी। यहाँ पे सैलरी डबल हो गई, मेहनत ज़्यादा हो गई। करते करते फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने शोरूम के हम मालिक हैं और इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से पूरी दुनिया में हमारा एक सॉलिड किस्म का कस्टमर है जो ट्रस्ट करता है आईजी मोटर के नाम पे। ठीक। अच्छा, माशाल्लाह आपकी जो जद्दोजहद है, आपकी जो मेहनत है, लगन है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन
इतना बड़ा जो माशाल्लाह से अभी आप बता रहे हैं कि बाहर भी आपकी डिमांड है, पूरा पाकिस्तान आप पे ट्रस्ट भी करता है, आपको मानता भी है, माशाल्लाह से आपका काम भी अच्छा चलता है। आपको ये यकीन कैसे रहा, या ये जो आपने कामयाबी हासिल की, मैं क्या कोई भी बंदा आपकी स्टोरी सुने तो वो यकीनन जो है दोनों हाथ खड़े करके कहेगा कि जी बड़ी कामयाबी है माशाल्लाह से आपकी, और आपकी स्ट्रगल भी है। तो आपको क्या यकीन था कि क्या मैं जिंदगी के किसी मोड़ में इस मुकाम पे पहुंच जाऊंगा, इतना बड़ा ब्रांड बना लूंगा? दानियल भाई, टू बी ऑनेस्टली, जो जिंदगी का सारा सफर है ना जी, ये है यकीन के ऊपर। अगर आपको किसी मंजिल पे पहुंचने का यकीन ना हो, आप शायद सफर शुरू ना कर सके। ये यकीन ही है जो आपको मंजिल तक लेके जाता है। और जब मैं लाहौर आया था तो मैं अकेला था। अच्छा। और मुझे यकीन था कि मैं यहाँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से, माँ बाप की दुआओं से और अपनी मेहनत के बलबूते से वो मुकाम जरूर हासिल करूंगा जो मैं सोच के चला हूँ। और फिर कोई भी काम है, कोई पैशन है, उसमें मेहनत, आपका जुनून, आपकी ईमानदारी, ये बहुत काम करती है। बिल्कुल ऐसा है। माँ बाप की दुआएं, आप अपने काम से कितने पैशनेट हैं, कितने ईमानदार हैं, आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल हैं, ये सारी चीजें एक कामयाब इंसान के लिए बहुत जरूरी है। आप सिर्फ अपना ही सोचे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक। तो इसलिए ये बहुत सारे ऐसे अवामिल थे जिसने आज बिठाया है, जिसने इस मेहनत को करने में मेरी मदद की है, जिसने इस ब्रांड को चलाने में, इस नाम को बनाने में मेरी मदद की है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सब दोस्तों की दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से आज इस मुकाम पे बैठे, आज हम फख्र से कह सकते हैं कि ओवरसीज कस्टमर जितना ट्रस्ट करता है, जितना प्यार देता है, मेरा नहीं ख्याल ऑटो इंडस्ट्री में ऐसे भी मिसालें मिलती होंगी। बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें मेरे पास मौजूद है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, आपका सफर जो है वो तकरीबन 20 साल का है सर। ऑटो इंडस्ट्री की आपने अभी बात की, तो अपने इस करियर में और अपने इस एक्सपीरियंस में 20 साल के आपने क्या ऑटो इंडस्ट्री में बड़ी तब्दीली देखी? तब्दीली बेसिकली सर जो आई ना जी, वो चाइनीज गाड़ियों के बाद आई है। ठीक है। आफ्टर कोरोना, आफ्टर 2020। उससे पहले तो स्मूथ चीजें थी। पाकिस्तान में चंद एक ब्रांड थे, उसमें जापानीज थी, जर्मन थी और लोकल। उसके अलावा चौथा पांचवा कोई ब्रांड नहीं था। लेकिन आजकल आपको पता है ऑटो इंडस्ट्री जो है वो चाइनीज गाड़ियों पे बड़ा रिलाई कर रही है। हर दिन आप भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, डिजिटल पे, नई कोई चीज लॉन्च हो जाती है, उसके फीचर्स, उसकी पावर्स, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज पिछली गाड़ी से बेहतर होती है। तो हम भी ज़ाहिर जितने ऑप्शन ज्यादा होंगे उतनी कंफ्यूजन ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आप मार्केट में एक चीज लेने के लिए जाते हैं, अगर 2-3 चीजें तो उसमें तो सिलेक्ट करना आपको आसान है, लेकिन अगर वो चीजें 20 है तो आप भी कंफ्यूज हैं। इस तरह आजकल भी कस्टमर कंफ्यूज है। चाइनीज गाड़ियों पे जाएं, प्राइस मुनासिब है, फीचर बहुत ज्यादा है। जापानीज गाड़ियों पे जाएं, प्राइस ज्यादा है, फीचर एवरेज है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो हर तरह का कस्टमर आजकल कंफ्यूज है। और चेंजिंग भी जो मैं समझता हूँ अपने 20 साल करियर में, वो 2020 के बाद ये जब चाइनीज गाड़ियां पाकिस्तान में लॉन्च हुई हैं, और आजकल तो पकड़ी नहीं जा रही सर, डेली कोई नया ऑप्शन, नई चीज, नई गाड़ी मार्केट में आ रही है। तो बेसिक जो चेंज है वो ये वाला चेंज है। उससे पहले जापानीज इंपोर्ट होती थी, जर्मन गाड़ियां मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या लोकल कोरोला, होंडा, सुजुकी चलता था। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू के आजकल जो है वो पाकिस्तान में ज्यादातर चाइनीज गाड़ियों की जो है वो बड़ी डिमांड भी है, लोग खरीद भी रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू अपने तजर्बे से आप बताएं कि इसकी वजह क्या है, खास वजह क्या है? क्या एवरेज अच्छी है, क्या जो है वो प्राइसेस जो है वो कम है, या उनकी मजबूती ज्यादा है? किस हवाले से लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं उनको? सर मैं वैसे जितने भी मेरे आगे भी कस्टमर मुझसे रब्ता करते हैं, फ़ोन करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, तो मेरा सिंपल जवाब होता है कि आपको पसंद क्या, अगर तो आपको ड्यूरेबिलिटी पसंद है, पायदारी पसंद है, आफ्टर सेल सर्विसेज पसंद है, तो आप लोकल या जापानीज गाड़ी पे चले जाएं। अगर आपको चाहिए फीचर्स, अगर आपको खूबसूरती चाहिए, ड्यूरेबिलिटी और पायदारी इतना कंसर्न नहीं है, तो फिर आप चाइनीज गाड़ी पे चले जाएं। चाइना की जो गाड़ियाँ हैं सर बड़ी खूबसूरत हैं, अच्छा, बड़ी अट्रैक्टिव हैं, इंटीरियर कॉम्बिनेशन बहुत आउट क्लास है, फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन सर मैं पिछले 4-5 साल के जो मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस है, ड्यूरेबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विसेज और पायदारी का वो लेवल नहीं है जो जापानीज का है। ठीक। मैं वैसे ऑटो इंडस्ट्री में जापानीज को टॉप ग्रेड करता हूँ, जर्मन चूंकि थोड़ी सी कॉस्टली है पाकिस्तान में, उसके बाद मैं कोरियन को रेट करता हूँ, उसके बाद थर्ड कैटेगरी में मैं चाइनीज गाड़ी को फॉलो करता हूँ। अब इसमें हर बंदे की अपनी चॉइस है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज्यादा हर जगह पे एक फेवरेट टॉपिक होता है गाड़ियों को लेके। आप किसी शादी में चले जाएं, किसी दावत में चले जाएं, हर बंदे का ये शौक है, एक छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक, उसको अपनी एज के हिसाब से अपने गाड़ी का लेवल सेट करना है। और आजकल हमारे बच्चों के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है जितनी हमारे पास नहीं है गाड़ी को लेके। तो ये चूंकि एक फेवरेट टॉपिक है, तो इसमें जितना आप ऑर्गेनिक रहेंगे, जितना सॉलिड रहेंगे, उतना महफूज रहेंगे। ठीक। और चाइनीज गाड़ियों की रीसेल के हवाले से भी थोड़ा सा कंसर्न है लोगों को। चाइनीज गाड़ियां बहुत शौक से लोग खरीद लेते हैं,
नई गाड़ियां खरीद लेते हैं, उनके फीचर्स देख के, उनकी खूबसूरती देख के, उनकी फ्यूल एफिशिएंसी देख के, लेकिन आफ्टर सेल उनको प्रॉब्लम है, रीसेल में इशू है उनके। अच्छा, जैको को भी आप इसी नज़र में देख रहे हैं? सिर्फ जैको नहीं सर, जैको से पहले भी काफी ब्रांड लॉन्च हुए। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक हैवल गाड़ी है जिसने चाइनीज गाड़ियों की दुनिया में इनकलाब पैदा कर दिया। पाकिस्तान की पहली लॉन्च होने वाली मिड साइज एसयूवी में जो हाइब्रिड गाड़ी थी वो हैवल एचईवी थी, और 2 साल उसने राज किया। और उसमें हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने भी बहुत पार्टिसिपेट किया, उनको गाड़ियां मिली, उनकी वीडियोस बनाई, लोगों ने खरीदी। अब मैं उसकी मिसाल अगर आप लॉजिकली देख के समझाऊं तो 2024 में गाड़ी की कीमत 1,22,00,000 थी। तो 4-5 लाख रुपए ऑन भी था गाड़ी पे, 4 लाख रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी थी। गाड़ी की टोटल कॉस्ट थी 13 मिलियन, 1,30,00,000 रुपए। मिसाल के तौर पे आपने 1,30,00,000 की उस टाइम पे गाड़ी खरीदी है 24 में, और आपने 2 साल में 30,000 चला ली है, तो आपने बड़ी भी बचत की होगी, तो 2 लाख रुपए की पेट्रोल की या 3 लाख की मैक्सिमम कर ली होगी पेट्रोल गाड़ी से, अगर आप उसको कंपेरिजन करें तो आज वो जो 2024 की गाड़ी है बाजार में बिक रही है 1,02,00,000 रुपए की, 3 की, मैक्सिमम 5 की, यानी कि 25 लाख रुपए नुकसान कर दिया उस गाड़ी ने। और अगर आपने 2024 में टोयोटा ग्रैंडी लेट्स सपोज ली है 78 की 2024 में, और आपने उसको 30,000 चलाया है, तो आपका पेट्रोल का खर्चा उससे 3 लाख ज्यादा होगा, लेकिन आज भी आपकी गाड़ी की वर्थ 74-75 राउंड अबाउट है। क्या बात है? ये डिफरेंस आपको मैं एक लॉजिकली समझा रहा हूँ ताकि आपके देखने वालों को, सुनने वालों को एक डिफरेंस फील हो कि अगर आपने फ्यूल एफिशिएंट ले ली है, बचत कर ली है 3-4 लाख की, लेकिन जो 20-25 लाख नुकसान हो गया, तो उससे पेट्रोल गाड़ी बेहतर वर्थ इट है। और ड्यूरेबल भी तो इतना नहीं है। अब जैको की मैंने कई सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें जो है वो कहीं रास्ते में जो लोग जा रहे थे, अभी नई गाड़ियां खराब हुई खड़ी है, कहते हैं अभी समझ नहीं आ रही कि इसका करना क्या है। वैसे तो आप जैको छोड़ के कोई भी गाड़ी लें, टेक्निकल फॉल्ट होते कहीं पता नहीं चलता, ये तो एक फैक्ट है। मशीनरी है ना, कहीं भी आपका ये कैमरा लगा भी बंद हो जाए, हमारा तो उसमें कोई कसूर नहीं, लेकिन चीज फॉल्ट आ जाए, ड्यूरेबिलिटी होती है। मैं वही गुजारिश करने लगा हूँ। लेकिन चाइनीज गाड़ियों को ये कंसर्न है, एक तो ये कंसर्न है कि मार्केट में ये पैसा लगा के एडवर्टीजमेंट करके गाड़ियां बेच रहे हैं, लेकिन उसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है उस पर उनका फोकस नहीं है। अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है, उनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, जो कि हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं। अब चाइनीज को अगर फॉल करें तो ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं है सर, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। मिडिल ईस्ट देख लें, यूएई देख लें, हर जगह सऊदीया देख लें, हर जगह चाइनीज गाड़ियां ऐसे ही डेली बेसिस पे आ रही हैं, और हम भी सुनने में आ रहा है कि 20 साल के दिसंबर तक 8-10 ब्रांड नए आने को तैयार है। अच्छा। अब पता नहीं मार्केट में इतनी कैपेसिटी है क्या, इतनी जान है कि कस्टमर पावर इतनी है कि वो उनको होल्ड कर सकेंगे। देखें। अच्छा, जो मेरी तरह का कोई बंदा जो है वो पहली दफा जो है वो गाड़ी ले रहा हो, तो उसके लिए क्या आप समझते हैं इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं कि खुसूसी 3 क्या आप उनको इंस्ट्रक्शन देना चाहेंगे, किन बातों का ख्याल रखें? अच्छा जी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हर कस्टमर हर फोन पर हमें आता है इस तरह का। मेरा हमेशा मशवरा होता है कि अगर आप पहला तजुर्बा करना चाह रहे हैं तो आप ड्यूरेबिलिटी पे करें, पायदारी पे करें, ताकि आप वर्कशॉप जाने से बचें। आपकी गाड़ी ऐसी हो जो आपको मतलब कोई मुश्किल परेशानी में ना फंसाए, आपको आफ्टर सेल उसकी सर्विस अच्छी मिल जाए, एक सॉलिड और ड्यूरेबल और अब जब आपको सेल करने जाए आपको लॉस ज्यादा ना। उसमें जो फॉल करती हैं सबसे बेस्ट गाड़ियां वो पाकिस्तानी है। मिसाल के तौर पे होंडा सिटी है, टोयोटा यारिस है, GLI है, सुजुकी के ब्रांड्स हैं। इनमें वो कंफर्ट लेवल नहीं है, लेकिन पायदार गाड़ियां 10-10, 20-20 साल भी चली गाड़ियां आपको तंग नहीं करती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं करती हैं, आपका नुकसान नहीं करती हैं, आपको उनकी सर्विस पाकिस्तान के किसी एरिया में आप इन 3 ब्रांड के कोई आपने पार्ट्स लेना आपको आपके डोर स्टेप पे अवेलेबल है, आपको मैकेनिक अवेलेबल है। ये एक न्यू यूजर के लिए आसानी है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जब आपके पास नॉलेज आ जाती है, गाड़ी की हाव नाव आ जाती है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, उसके बाद आपके पास सो मेनी ऑप्शंस, आप कुछ भी ट्राई कर ले फिर तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। सही बात है। लेकिन अगर आप नई गाड़ी के यूजर है तो मेरा ये ख्याल है कि आपको लोकल गाड़ी पे ज्यादा रिलाय करना चाहिए। ठीक। अच्छा, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के हवाले से ये भी एक बड़ा हर दूसरे बंदे का कंसर्निंग जो है वो क्वेश्चन है कि गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में जो है वो फ्रॉड के तरीकों से किस तरह से बचा जाए, और जो आम लोग हैं वो किस तरह से महफूज रह सकते हैं, यानी मेरे जैसा कोई बंदा हो जिसको जो है वो ज्यादा हाव नाव ना हो, वो किस तरह से महफूज रखे, या कौन सा वे इस्तेमाल करे गाड़ी लेने के लिए। और फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है, शक नहीं है। आप भी मार्केट में बैठे हैं, आप अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दानियल भाई, टू बी ऑनेस्टली बताऊं, फ्रॉड पाकिस्तान में एक ऐसा या दुनिया में एक ऐसा क्राइम है जिसमें करने वाला और करवाने वाला दोनों शामिल होते हैं। ठीक है। आप शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक करें या ना करें। बिल्कुल कर रहे हैं। दुनिया में या जिंदगी में फ्रॉड कभी लालच बगैर हो नहीं सकता। नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। आप किसी चीज में लालच ना करें, आपसे फ्रॉड नहीं हो सकता। और हमेशा लालच ही आपको फ्रॉड में लेके जाता है कि आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है। मिसाल के तौर पे एक गाड़ी की कीमत है 50 लाख,
आपको वो 42-45 की मिल जाए, 46 की मिल जाए, वो तो समझ आता है 3-4 लाख का मार्जिन। लेकिन वही गाड़ी अगर आपको 30-35 की मिलेगी तो वो बात जस्टिफाइड नहीं है। लाजमन कोई फ्रॉड है, लाजमन कोई डॉक्यूमेंट्स का चक्कर है, लाजमन उसके पीछे कोई केस है, लाजमन गाड़ी की कोई चेसिस में प्रॉब्लम है। तो फ्रॉड जब भी होता है आपके लालच की वजह से होता है। पहला तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लालच नहीं करना, ठीक, बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कोई बंदा ला के 10 लाख सस्ती है या 8 लाख सस्ती है या 5 लाख सस्ती है, आपने नहीं करना। आपने मार्केट प्राइस पे गाड़ी खरीदनी है, बल्कि आप महंगी चीज लें। महंगी चीज के फायदे हैं, वो आपने एक दफा पैसा लगा दिया, आप वर्कशॉप जाने से बच गए। ठीक है, आपकी गाड़ी खूबसूरत है, जो आपकी कम्युनिटी में आपको डिफरेंट दे रही है कि इसके पास गाड़ी बहुत अच्छी है। आपकी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लीन है, जो कल को आपको कोर्ट कचहरी थाने से बचाएंगे। और सबसे जो बेनिफिशियरी चीज इसकी है कि जब आपको उसके रीसेल में जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छी प्राइस वो गाड़ी दे सकती है। ठीक, आप एक दफा पैसा लगा देते हैं। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं, जी वारंटी ले दो, सस्ती गाड़ी ले दो, ऐसे। हम उनको कहते हैं कि हमारे पास सस्ती गाड़ियां नहीं है, हमारे पास अच्छी गाड़ी, हम अच्छी गाड़ी का काम करते हैं। अच्छी गाड़ी आपको बहुत बेनिफिट करती है, कोई भी अच्छी चीज है वो आपको बेनिफिट रखती है, आपको नुकसान नहीं करती, लालच से बचाती है, आपको सड़क पे खड़ा नहीं करेगी। आप जब सेल करने जाएंगे आपके पैसे फौरन आपको रिटर्न आ जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे। और मैं कल भी एक जगह बैठा डिस्कस कर रहा था कि पाकिस्तान में जो गाड़ी है ना जी, यूज्ड गाड़ी एसेट है, दुनिया भर में नहीं है। पाकिस्तान में वाहिद एक गाड़ी है, आप 5 करोड़ की ले लें या 50 लाख की ले लें, 5-7% डेप्रिसिएशन है, दुनिया में कहीं नहीं है। दानियाल, क्या बात है, 5-7% डेप्रिसिएशन करके जब मर्जी आप अपनी गाड़ी को रोटेट कर सकते हैं। आप एक सोफा घर में खरीदते हैं, आप कर्टन लगवाते हैं, आप ओवन लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, टीवी लेते हैं, आप क्या उसको 5-7% कम करके वापस कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो टके भाव भी नहीं बिकता, में भी नहीं होता सर, नहीं बिकते ही नहीं है। तो गाड़ी पाकिस्तान में एक ऐसी चीज है कि आप उसको 45 लाख की बाय करें, आप 55 की करें, 60 की करें, जब मर्जी 5 लाख 7 लाख कम करें, जब मर्जी जाके मार्केट से अपने पैसे उठा लें। ये एसेट है, वही निश्चय एसेट है कि आप उसको यूज भी कर सकते हैं। रीजन ये है कि पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी है ना जी, महंगी है, कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से गाड़ियां महंगी हैं, लोग इसको एज ए एसेट लेते हैं। लोगों के पास अपने मुश्किल टाइम के लिए गाड़ी रखी होती है कि जब कोई मुश्किल टाइम पड़ेगा ये गाड़ी बेच के जरूरत पूरी कर लेंगे। दुनिया में ऐसा नहीं है, तो इसलिए पाकिस्तान में गाड़ी एसेट है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। अच्छा, ये कस्टम की अभी बात कर रहे थे, इंपोर्टेड गाड़ियां, लोकल गाड़ियां और टैक्सेस के हवाले से आपकी राय में खरीदारों को किन जो है वो हकाइक से आप आगाह करना चाहेंगे? सर वैसे तो जो बड़ी गाड़ी लेने वाला कस्टमर है वैसे वेल अवेयर होता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है कि आप लैंड क्रूजर ले रहे हैं, मार्केट क्या चल रही है, प्राडो खरीद रहे हैं, मार्केट क्या चल रही है। उनके कॉन्टैक्ट्स, उनके ताल्लुक अच्छे लोगों के साथ होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है कि ड्यूटी क्या है, टैक्स क्या है। लेकिन अगर आप एक न्यू यूजर हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा इंतखाब करें वेल रिप्यूटेड इदारे का, जिनकी रिप्यूट मार्केट में अच्छी है, ठीक है, जो अच्छा एक बिजनेस कर रहे हैं, बजाय किसी मिडल मैन को जो आपका वाकिफ है वो आपको उस उदारे तक लेके जाए, वो अपना मार्जिन दरमियान में रखे, वो अपना कमीशन रखे या कुछ और कोई टोपी वो करे। आप खुद उस इदारे से राब्ता करें। आजकल तो आपको ये चीज भी छुपी नहीं हुई है, आप गूगल करते हैं, बेस्ट सेलिंग देख लें, बेस्ट कार डीलर देख लें, आपके पास सारी चीजें आ जाती हैं। तो जब आप एक अच्छे इदारे का इंतखाब करते हैं तो इदारा सिर्फ पैसा नहीं कमाता, वो रिप्यूट भी कमाता है। मिसाल के तौर पर जिस इदारे में आप बैठे हैं, ये पैसा नहीं सिर्फ कमा रहा, ये एक रिप्यूट भी कमा रहा है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन आजकल के दौर में हम देखते हैं हमारे ताल्लुक में वो पैसे को कम और रिप्यूट को, प्रेस्टीज को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं। तो जब आप एक अच्छे इदारे से बिजनेस करेंगे तो आपको अच्छा ही डील करेगा। अब जो कस्टम ड्यूटी के हवाले से बात है, इन गाड़ियों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 2 नंबरी का चांस अब ना होने के बराबर है। उसकी रीजन ये है कि सारा तकरीबन सिस्टम सारा डिजिटल है, सारा कंप्यूटराइज है। अब मैनुअल सिस्टम खत्म हो गया, इससे पहले मैनुअल सिस्टम होता था, आप 2 नंबरी कर सकते थे। अब जब तक आप IGM नंबर, अपना PSID कंप्यूटर में ऐड नहीं करेंगे, गाड़ी का नंबर नहीं डालेंगे, आपको वो गाड़ी क्लियर नहीं मिलेगी। मिसाल के तौर पे आजकल बायोमेट्रिक सिस्टम है, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आपकी अपनी गाड़ी आपके भाई के नाम पे तब तक ट्रांसफर नहीं की जब तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करेंगे। तो ये अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें भी गवर्नमेंट की अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन इसका एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो गाड़ियों की ड्यूटी को असेस करे। इसमें हमारी मार्केट के, हमारी इंडस्ट्री के लोग भी बैठे हैं, इसमें वजारत तिजारत के लोग भी बैठे हैं, वो बैठ के इसको डिस्कस करें कि एक अच्छी गाड़ी एक एवरेज बजट में आम आदमी के पास कैसे पहुंचाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी की कीमत है जापान में 90 लाख रुपया, एक टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो की बात करते हैं, उस 90 लाख वाली गाड़ी पे ड्यूटी 1,60 लाख रुपए। क्या बात है। तो वो अगर उसको बैलेंस कर दिया जाए सही तो बहुत सारी यहाँ पे लोगों के फायदे हो सकते हैं। चाइनीज गाड़ियों में जो मतलब कंपटीशन चल रहा है, उसका एक अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन आ सकता है और गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो फिर क्यों इतने ज्यादा टैक्सेस जो है वो बढ़ाए हुए हैं? अभी ये भी सुनने को मिलता है कि गाड़ियां जो है वो लॉन्च हुई होती हैं, जैसे आप बता रहे थे कि प्राइसेस का इतना डिफरेंस होता है, मतलब अगर 1 करोड़ की गाड़ी है तो उस पर 1.5 करोड़ टैक्सेस है।
तो वो इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? आप क्या समझते हैं कि इसको कम किया जाए या करना चाहिए? और नंबर 2, आपको भी क्या इससे कोई जो है वो फ़ायदा हासिल होगा अगर टैक्सेस कम हो या बढ़ें? सर मेरा वैसे कोई बहुत ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आम फहम बात है कि अगर टैक्स कम होंगे, गाड़ियाँ सस्ती होंगी तो लोकल इंडस्ट्री बैठ जाएगी। जिन लोगों ने अरबों की इन्वेस्टमेंट की हैं, प्लांट्स लगाए हैं, बाहर से ब्रांड लेके आए हैं, अगर एक गाड़ी मिसाल के तौर पे उनका कहना है कि टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो पाकिस्तान में 1.5 करोड़ का है, 1.25 करोड़ का बिकना शुरू हो जाएगा, तो जैको कौन लेगा? T2 लॉन्च हुई है, कौन खरीदेगा? या आपकी किया सोरेंटो कौन लेगा? वो डिफरेंस होगा उसमें, तो लोग टोयोटा को और T2 को डिफरेंशिएट कर सकेंगे। ये आम फहम बात है कि लोकल जो माफिया है, जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, उसको टैक्स नहीं कम करने देते। वो इतना डिफरेंस होगा तो उनकी चीज बिकेगी। अगर उसी प्राइस ब्रैकेट में आपको टोयोटा प्राडो अवेलेबल होगा और एक चाइनीज गाड़ी अवेलेबल होगी, तो आप आंखें बंद करके टोयोटा प्राडो की तरफ या जापानीज गाड़ी की तरफ जाएंगे। ये एक आम फहम बात है। अब दूसरा जो टैक्सेस की बात है, अब चूंकि हम पाकिस्तान की मईशत का या सिस्टम का आपको भी बाखूबी इल्म है, आप भी एक अच्छे इदारे से पढ़े हैं, अच्छे लोगों के साथ आपके कॉन्टैक्ट हैं, ये हमारे बस में नहीं है सर। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हमारे जो अंडर द टेबल हमें करने पड़ते हैं। एक आम आदमी पेट्रोल डलवाता है बाइक पे, उसको 120 रुपए उसको भी वही लेवी लगती है, और एक लैंड क्रूजर वाला जिसके पास अरबों रुपए उसको भी ये लेवी लगती है। आपको पता है ये मसाइल तो है हमारे। सही। अच्छा, अगर हम बात करें, मसाइल तो खैर खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर इंशाल्लाह नहीं, पाकिस्तान में जो है वो लगता नजर नहीं आ रहा। अभी एक न्यूज आई हुई थी कि अभी 3 दिन पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ है, और परसों एक वो आई हुई थी न्यूज के जी 15 दिन का फ्यूल बाकी रह गया पाकिस्तान में। मतलब ये 1947 से अब तक इनके मसाइल नहीं खत्म होने, और अभी भी जो है वो नहीं खत्म हो सकते। खैर हम लोग जो है वो आदी हो गए। इसकी एक वजह है इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइब्रिड गाड़ियां और पेट्रोल गाड़ियां। आप अपने मुल्क पाकिस्तान को या इसके मुस्तकबिल को किस सिमत में जाता हुआ देख रहे हैं कि किन गाड़ियों को प्रायोरिटाइज कर रहा है? अभी पेट्रोल की भी बात हो रही थी, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए। सर इलेक्ट्रिक गाड़ी का तो हमारा कल्चर नहीं है। अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए, कल्चर नहीं है, हमारे कल्चर के मुताबिक सूट नहीं करती। बड़ा एक बंदा जो बड़ा मतलब एफिशिएंट है अपने मामलात को लेके और बड़ा एक्यूरेट लाइफ गुजारता है, उसको तो इलेक्ट्रिक गाड़ी सूट करती है। तो हम तो आती नहीं, हम तो अपने सिग्नल पे खड़े होकर अगली गाड़ी के चलने का इंतजार नहीं करते, पीछे से ठोकते हैं, इशारा ग्रीन हो जाए तो हम तो 45 मिनट 50 मिनट कौन बंदा, एक बंदा जिसके पास 5 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक कार है, कभी वो जाके 45 मिनट के लिए किसी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे खड़ा होगा? नहीं होगा। हमारा कल्चर नहीं है। आपको किसी चीज, किसी माशरे में कोई कल्चर डेवलप करना है तो आम आदमी तक वो इंजेक्ट करना है। दुनिया में आप जाएं, कैफेज में इलेक्ट्रिक चार्जर लगे हुए हैं, आपके कमर्शियल जो प्लाजा है उसमें इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगे हुए हैं, आपके रेस्टोरेंट्स में लगे हुए हैं, एयरपोर्ट की पार्किंग में, इवन सोसाइटीज में लगे हुए हैं कि कस्टमर की फैसिलिटी के लिए। बिल्कुल ऐसे। अब 2000 में पहली गाड़ी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च हुई, ऑडी ई-ट्रॉन, और अभी 2026 चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल शायद 100 चार्जर हो, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। इवन लाहौर में 100 चार्जर्स होने चाहिए थे। जब आप उस कल्चर को डेवलप करेंगे तो लोग उस पर कन्वर्ट होंगे। जब दानियाल को पता है कि मैंने बाहर जाना, तो पहले मैंने रेंज एंजाइटी चेक कर लिया, मैंने 200 किलोमीटर जाना, मेरी तो है ही चार्जिंग 100 किलोमीटर, मैं क्या करूँ? अब मैं जाके 45 मिनट पहले वहां पे खड़ा हूँ अगर रास्ते में। तो इसलिए जो पेट्रोल गाड़ी है उसका कल्चर बहुत अच्छा है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, दुनिया में अभी जो बेस्ट दुनिया लोग रिवर्स होना शुरू हुए हैं वो PHEV पे हुए, प्लग इन हाइब्रिड पे। ओके। वो टेक्नोलॉजी इसलिए बेस्ट जा रही है कि अपने रात को अपनी गाड़ी को जितना आपसे चार्ज होता है वो चार्ज करें, दिन में चलाएं और बाद में पेट्रोल शिफ्ट कर। उससे आपकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जब बंद हो जाएगी गाड़ी, अब इसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी, बैटरी लो हो जाएगी, सिक्योरिटी मोड में चले जाएगी, लोड करके वापस आना पड़ेगा, आप उस एंजाइटी से निकल आएंगे। हाँ, जो 25 की EV पॉलिसी गवर्नमेंट ने दी थी उसमें बहुत सारे रिबेट दिए थे, मैं भी उनका प्रमोटर था। आपको 75% रिबेट मिला था। अच्छा। जो आपको कमर्शियल यूनिट 93 रुपए का चार्ज हो रहा था, वो आपको गवर्नमेंट ने कर दिया, चार्जर लगाए हम आपको 45 रुपए में देंगे। लोग मोटिवेट अभी नहीं हो रहे। कितने लगेंगे एक साल में? अभी आ रही है खबरें। अभी कल मैं देख रहा था कि एक कंपनी आ रही है, उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि वो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1200 के 1300 चार्जिंग स्टेशन लगा रहे। लेकिन वो तो जैसे आप बात कर रहे थे ना, एक जो है वो ट्रेंड भी नहीं बना, एक अभी वो सेटलमेंट ही नहीं बनी। मैं अभी कल परसों ही देख रहा था, एक बंदा मोटरवे पे खड़ा हो गया, वो अच्छा खासा ही था, वो एम ही रो रहा था, उन्होंने कहा यार अजाब में फंस गया हूँ, अब मैं ना इधर जाने का ना इधर जाने का। एक जगह पे इलेक्ट्रिक चार्जर लगे हुए, 2 लगे हुए हैं, अब वो हैं कोई बंदा ही नहीं है, कहते कॉल कर करके थके पड़े। मतलब वो वाला कल्चर ही नहीं है। जैसे देखे ना पेट्रोल पंप पे जाए, एट अ टाइम लोग खड़े होते हैं, उसी टाइम आपको फ्यूल मिल जाता है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, अगर वो हैं भी तो बंदों के पास इतना सब्र ही नहीं है कि बंदे वहां पे खड़े हो सके। मिसाल के तौर पे एक चले, आपको चांस मिल गया है, आप गाड़ी को आपने चार्जिंग पे लगा दिया है, उसके पीछे मैं आ गया हूँ,
ठीक है। तो मैं पहले तो 45 मिनट आपका इंतजार करूंगा, एक ही चार्जिंग स्टेशन लगा है। अगर फर्ज करें हम मिसाल के तौर पे बेरा रेस्ट एरिया पे जाते हैं, चले जी वहाँ पे एक चार्जिंग लगी हुई है, आप पहले पहुंच गए, आपने गाड़ी चार्ज पे लगा दी, तो 40 मिनट तो आपको चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और उसके बाद 40 मिनट मुझे भी चाहिए। ठीक। तो अगर मेरे पास पेट्रोल गाड़ी है, मैं 1 घंटा 40 मिनट वहाँ पे 30 मिनट इंतजार करने के बजाय मैं तो इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा। सही बात है। तो टाइम की कीमत है, टाइम ही मनी है, टाइम ही बर्थ है और हमेशा रहेगा। हाँ सही है, बिल्कुल ऐसे है। अब बेचने वाले जो गाड़ियां हैं वो भी अपनी गाड़ी बेच के चले जाते हैं। उनको नहीं पता उनकी गाड़ी कौन इस्तेमाल कर रहा है, इस पे कोई वारदात हो रही है, इस पे कोई खुदा न खासा मर्डर हो रहा है, इस पे कोई। अब एक बड़े मशहूर इधर डॉक्टर थे, इकरा हॉस्पिटल के मालिक थे, उनका मर्डर हुआ। अच्छा। उसमें जो गाड़ी इन्वॉल्व थी वो रेंट ए कार से थी और बैंक फाइनेंस थी, और उसको पता नहीं था जिसकी गाड़ी थी मेरी गाड़ी पे वाकया हो गया। तो इस तरह के केस होते हैं। आप अपनी गाड़ी बैंक फाइनेंस से बेचना चाहते हैं, क्लियर करके अपने नाम से उतार के बेचें। और ये जो शोरूम वाले आजकल ये बड़ी वीडियोस और सामने भी देखने को मिलता है जी, 2 लाख रुपए दे और ये इतनी बाकी किस्तें देते रहे बैंक की और ले जाए गाड़ी, तो ये भी जो है वो खतरे की घंटी है जो बंदा ले रहा है। सर मैं वही तो गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके पास पैसा है ना जी, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और बड़ी इसमें सेक्रीफाइस होते हैं। आपने पैसा जोड़ के अपने ख्वाब पूरे करने होते हैं। एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन है, कॉमन लेमैन जो है, जिसकी प्राइस ही 4-5 मिलियन के दरमियान में फॉल करती है, तो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो आपको उनको हतुलसा कोशिश करने के लालच से बचें और वो चीज़ खरीद लें, पुरानी खरीद लें, ड्यूरेबल खरीद लें, वो चीज़ खरीद लें जिसको कल को आप सेल करें, उसको अपग्रेड करके नहीं में चले जाएं। लेकिन ये फाइनेंस वाली गाड़ी से इसलिए बचें कि इसका कोई मतलब ऐसा कोई आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं कि आप आपको गाड़ी को फौरन ट्रांसफर कर सकें। जब तक गाड़ी क्लियर नहीं होगी आपके नाम पे नहीं होगी, और जिसने बेची हुई है उसको भी नहीं पता कि मेरी गाड़ी कब क्लियर होनी है, कौन उसको चला रहा है, क्या उसका यूजेज हो रहा है। तो इसलिए ये मार्केट में ये चीजें खराब करती हैं। और दूसरा जो क्लियर गाड़ियों के हवाले से बात हो रही है, जो मतलब कैश की गाड़ी लोग खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि गाड़ी फौरी अपने नाम पे ट्रांसफर करें। किसी ऐसे लालच में नहीं है कि मैं एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं कैसे अपने नाम पे गाड़ी शो कर दूं। तो ये चीजें प्रॉब्लम पैदा करती हैं। ठीक। लोग बायोमेट्रिक देने से बाद में इनकार भी कर देते हैं, लोग उसके पैसे भी डिमांड करते हैं। ये अब बड़े गैप्स हैं माशरे में, बड़ी चीजें हैं। लालच ने समटाइम रिश्तों को खराब कर देता है। तो इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्लियर लें, इदारे से उसकी गारंटी लें जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हैं। अगर आपका कोई इंडिविजुअल डील भी हो रही है तो आप एक्साइज से, CIS से, कस्टम से, जो भी ब्रांड आप सारी वेरिफिकेशन करें, तसल्ली करें, उसके बाद खरीदें। क्योंकि टाइम जो है ना जी वो आजकल वर्थ है, मानिए लोगों के पास टाइम नहीं है। लोग टाइम बचाने के चक्कर में जल्दी कर देते हैं, नुकसान कर लेते हैं। आप तसल्ली करें, आप जिस इदारे से गाड़ी ले रहे हैं उसकी रिप्यूट चेक करें, उन बंदों की रिप्यूट चेक करें, या इंडिविजुअल ले रहे हैं तो गाड़ी की पूरी तसल्ली करें और लालच ना करें। पहले मैंने आपको बताया कि सस्ती गाड़ी मत खरीदें। आपको को कह रहा है कि सस्ती है, ना खरीदें, महंगी ले लें, उसके डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे, वो गाड़ी सॉलिड होगी, वर्कशॉप जाने से बचेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज ठीक रहेंगी, रीसेल जाएंगे, बेस्ट कीमत लेंगे, तो काफी सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। बस ये आप ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आप नुकसान से बचे रहेंगे। सही, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात भी याद आई है। आपको काफी सारे फोन आते हैं, डिफरेंट लोगों को आते हैं। कभी ऐसी कोई फीमेल का, खातून की फोन आई और आपने कहा जी बताएं आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, उन्होंने कहा जी नहीं मुझे आप प्यारे लगते हैं और आपकी जो है वो मुझे जरूरत है खासी। कभी ऐसा कोई वाकया रोनुमा हुआ? ये तो पॉडकास्ट में बात हुई नहीं थी हमारी। नहीं, ये जो है वो ये भी तो आखिर इंटरेस्टिंग चीज है, हर कोई इस चीज को जो है वो सुनना चाहेगा। अगर मैं कहूँ कि नहीं आते तो बिल्कुल ज्यादती हो जाएगी। सर बिल्कुल फोन आते हैं, लेकिन आपका जो करेक्टर है वो सिर्फ ये नहीं कि आप एक अच्छे इंसान है, आपके करेक्टर में बहुत सारी चीजें अच्छी होती तो आप अच्छे बनते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिहेव करते हैं, लोगों को डील करते हैं। अब अल्लाह ने जब आपको इज्जत दी होती है ना, तो आपको इस इज्जत को संभालना भी आना चाहिए। बिल्कुल, बहुत खूब। और मैं हमेशा ये कहता हूँ दुनिया में जो सबसे खतरनाक नशा आज तक बना ना जी, जो इजाद हुआ है, वो शोहरत है। बहुत खूब। ये जो दूसरे नशे हैं, आप सिगरेट पीते हैं आधे घंटे का नशा है, आप ड्रिंक करते हैं 1 रात का नशा है। शोहरत का नशा ऐसा है जो सारी जिंदगी आपके साथ चलता है। बिल्कुल ऐसे। अगर आप शोहरत को संभाल नहीं सकेंगे ना तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप खराब हो जाएंगे, आप अपने फोकस से हट जाएंगे। तो ये भी संभालना बड़ा मुश्किल काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है, तो फिर अल्लाह ताला की मदद से इन चीज़ों से भी फेस करते हैं, पोलाइटली डील करते हैं लोगों को, उनको मतलब ये समझाते हैं। जब आप रूड होते हैं, जब आप मतलब अग्रेसिव होते हैं, तो ये भी आपकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट चीज़ें जाती हैं।
सही बात है। तो आपको चीजों को हैंडल करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए, कोई चीज मुश्किल नहीं होती। सही। तो आते हैं, फोन मैनेज करते हैं, सुनते हैं बातें सब। ये असल बात जो थी, मेरी बात पूछने का मकसद यही था कि मेरे व्यूअर्स को पता तो लगे कि अली इमरान साहब जो है वो मैनेज कैसे करते हैं। मैनेज करने का बेसिकली क्या तरीकाकार होता है कि भाई अगर एक इंसान जो है वो, उसकी ख्वाहिश यही है जी मैं गाड़ी गुड़ी नहीं लेनी, मैं जो है वो आपको देखूं तो ऐसा समझे मेरी गाड़ी ही गाड़ी है। तो उस पर क्या आरोप रुजू होते हैं, कैसे जान छुड़वाते हैं, सादा अल्फाज में कहें? नहीं सर, जान छुड़ाने वाला सीन नहीं है। आप जब रियलिटी बेस्ड बात करते हैं तो चीजें समझ भी लोगों को आ जाती है, गुफ्तगू करते हैं तो अंदाज लोगों को समझ आ जाती है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर इंसान जो है पत्थर ही है, हर इंसान जो है वो, ऐसा भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिलेशन है, फैमिली रिलेशनिंग है, सोशल सेटअप्स हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हर टाइम मेरे वाला साहब मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, हर टाइम मेरे साथ ऑफिस जाते हैं, मेरे साथ आते हैं, मेरी हर एक्टिविटी, मेरा उनसे फ्रेंडली एक मतलब रिलेशन है। वालिद का तो एक अदब वाला, एक मोहब्बत वाला, हुर्मत वाला तो रिश्ता है ही है, लेकिन एक बड़ा फ्रेंडली, हम उनसे हर बात करते हैं, वो भी हमसे हर बात करते हैं। वालदा बड़ी अर्लीज में अल्लाह ताला के पास चली गई थी, एक रोड एक्सीडेंट में अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया था। तो वो लाइफ की जो वो डार्क साइड है ना, जो उसने बहुत सिखाया है। वो जो धक्के हैं ना, आपकी ये इंस्टीट्यूशन जिसमें हम बैठे हैं, ये सिर्फ आपको एक तालीम दे सकता है, ये आपको एक डिग्री दे सकता है, ये आपको एक नॉलेज दे सकता है, लेकिन जो इंसान सीखता है वो धक्कों से सीखता है। बिल्कुल ऐसे। वो दुनिया सिखाती है, मैं कहता हूँ दुनिया सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो आपको सिखाती है। तो बहुत सीखा है, बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से चीज़ों को मैनेज करते हैं। और मैं एक एवरेज मिडिल क्लास से निकला हूँ, और आज मेरा अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह की लाइफ एक इंसान ख्वाहिश करता है कि उसकी ये लाइफ होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने वो दी है माशाल्लाह, बहुत। लेकिन मेरी कोई हजारों वीडियो अपलोड है, कोई एक नेगेटिव कमेंट नहीं है, कोई नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब आप अपने आप पे कंट्रोल रखते हैं तो फिर चीजें कंट्रोल करना आ जाती हैं। जब मैं ही अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखूंगा तो चीजों को कंट्रोल कैसे करूंगा? आसान है, सिर्फ अपने आप पे कंट्रोल रखें, चीजें कंट्रोल करें। सही, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है। वेरी लास्टली, दुनिया में कोई एक गाड़ी आपको रखनी हो, एक कोई गाड़ी चलानी है अली इमरान साहब ने, तो केड़ी चलाओगे, तो केड़ी रखोगे अपने? सर मैंने तुसी अद्धी रात में सवाल नहीं जब पूछोगे तो एक ही जवाब होगा, एस क्लास। एस क्लास, क्या बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियां दुनिया में, उससे महंगी, उससे लग्जरी, उससे बड़ी, उससे कम, शुरू से एक ही कार पसंद है दुनिया में। अगर बेस्ट कार है ना जी, वो मर्सिडीज है। ठीक। और मर्सिडीज में जो बेस्ट ब्रांड है वो एस क्लास है। एस क्लास जैसा दुनिया के सारे सदर चलाते हैं, दुनिया की तमाम सेलिब्रिटीज चलाती हैं, हर बिजनेसमैन के पास है, हर मतलब स्पोर्ट्स पर्सन ने एक दफा उसका नशा लिया हुआ है। तो कार का जो कंपैरिजन है ना जी, वो एस क्लास पे खत्म है आके। ठीक, ख्वाब है अपना। चलें, माशाल्लाह, आप हमेशा जो है वो एस क्लास पे चढ़े, हमारी दुआ है। और हम भी जो है वो चढ़ के देखेंगे कैसा फील आता है एस क्लास का। अल्लाह ताला आपको बिठाए जी, आप बिल्कुल, ये जब इंसान सोच लेता तो फिर कर लेता। नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर। सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन अली इमरान साहब, बहुत मज़ा आया, बहुत प्योर गुफ्तगू रही, बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए वंस अगेन। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आईजी मोटर्स के CEO अली इमरान साहब। माशाल्लाह से जितने खूबसूरत हैं, उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने बातें की, जितनी इन्होंने स्ट्रगल की उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। आपके लिए यकीनन, मेरे लिए तो है सो है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बायस है। जो लोग गाड़ियाँ खरीदना चाह रहे हैं, जो लोग बेचना चाह रहे हैं, जो लोग लेना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, A to Z कुछ भी आप जो है वो गाड़ियों से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, तो उम्मीद है कि इसमें हमने इतनी गपशप की है कि आपने वहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसी तरह के नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।